हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कोरिलेटिव कंजंक्शंस। सबसे पहले तो मैं बताऊँगी कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते क्या हैं, और उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस बताऊँगी जो हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले समझते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस आखिर होते क्या हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर्स ऑफ जॉइनिंग वर्ड्स सच एज नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो एट्सेट्रा टू कनेक्ट टू आइडियाज टुगेदर इन अ सेंटेंस और टू कनेक्ट टू वर्ड्स, phrases और clauses that are balanced together। मतलब कोरिलेटिव कंजंक्शंस ज्वाइनिंग वर्ड्स के वो पेयर होते हैं जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरह के जो पेयर्स होती हैं जिनको हम एक सेंटेंस के दो फ्रेजेस या फिर दो क्लॉजेस या दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो चलिए कुछ कोरिलेटिव कंजंक्शंस आपको बताती हूँ, साथ ही उनके मीनिंग्स और यूसेज भी बताऊंगी। फर्स्ट जो कोरिलेटिव कंजंक्शन मैंने लिया है वो है एज एज। तो एज का यूज़ कहाँ पर किया जाता है ये समझते हैं पहले। एज इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग वन पर्सन, थिंग और सिचुएशन टू अनदर। मतलब इस कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ हम एक पर्सन का दूसरे पर्सन से, या एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, या एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन से कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर। वह अपने भाई के जितना लंबा नहीं है। यहाँ पर हम एक पर्सन का कंपैरिजन उसके भाई से कर रहे हैं कि वो अपने भाई के जितना लंबा नहीं है। तो इस तरह से हम एज का यूज़ एक व्यक्ति को कंपेयर करने के लिए दूसरे व्यक्ति से करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई डोंट प्ले फुटबॉल एज मच एज आई यूज्ड टू। मैं उतना फुटबॉल नहीं खेलता हूँ जितना मैं पहले खेलता था। तो यहाँ पर दो सिचुएशन का हमने कंपैरिजन किया है। पहली सिचुएशन तो अभी की है कि मैं अभी फुटबॉल नहीं खेलता हूँ जितना मैं पहले खेलता था, मतलब कि पहले वाली सिचुएशन से हमने अब वाली सिचुएशन का कंपैरिजन किया है। तो इस तरह से एज का यूज़ हम एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, या एक सिचुएशन का दूसरी सिचुएशन से कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो कोरिलेटिव कंजंक्शन मैंने लिया है वो है बोथ एंड। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इट इज़ यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग दैट ईच ऑफ टू थिंग्स इज़ ट्रू। मतलब इसका यूज़ हम एक सेंटेंस में दो चीज़ों के महत्व को बताने के लिए, या ये बताने के लिए कि दोनों ही चीज़ें सच हैं या सही हैं, इस बात पर जोर डालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंस के थ्रू कि किस तरह से इसे यूज़ किया जाता है। बोथ ही एंड हिज वाइफ एंजॉयड द मूवी। उसने और उसकी पत्नी दोनों ने ही फिल्म का आनंद लिया। तो इसमें दोनों के लिए ही हम बात कर रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ें सच हैं कि उसने और उसकी पत्नी दोनों ने ही फिल्म का आनंद लिया। इस बात पर जोर डाला जा रहा है कि दोनों ने ही फिल्म का आनंद लिया। सेकंड एग्जांपल है, शी एंजॉयड बोथ द मूवी एंड द स्नैक्स। इस सेंटेंस में भी ये बताया जा रहा है कि उसने फिल्म और नाश्ते दोनों का ही आनंद लिया। मतलब कि दोनों ही चीज़ें सच हैं कि उसने मूवी का भी आनंद लिया और स्नैक्स का भी आनंद लिया। तो सेंटेंस में इस बात पर जोर डाला जा रहा है कि दोनों ही चीज़ें सच हैं, उसने फिल्म और नाश्ते दोनों का आनंद लिया। तो इस तरह से बोथ एंड का यूज़ हम करते हैं सेंटेंस में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरफ और समझते हैं कि उसे भी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन है आइदर और। इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है? इट इज़ यूज्ड व्हेन यू आर गिविंग अ चॉइस यूजुअली ऑफ टू थिंग्स। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी को कोई चॉइस दे रहे होते हैं या दो ऑप्शंस दे रहे होते हैं किसी चीज़ के, तब हम इसका यूज़ करते हैं। सेंटेंस में देखते हैं, आई कैन मीट यू आइदर ऑन थर्सडे और फ्राइडे।
मैं आपसे या तो गुरुवार या शुक्रवार को मिल सकता हूँ। यहाँ पर दो चॉइसेस दी जा रही हैं कि या तो मैं थर्सडे को मिल सकता हूँ या फिर मैं फ्राइडे को मिल सकता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर आइदर और का यूज़ किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वॉन्ट आइदर द चीज़ केक और द चॉकलेट केक। मुझे या तो चीज़ केक चाहिए या चॉकलेट केक चाहिए। यहाँ पर भी दो चॉइसेस हैं, दो चीज़ें हैं जिसमें से हम एक चीज़ को चूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी आइदर और का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से हम आइदर और का यूज़ दो चॉइसेस को बताने के लिए करते हैं, या दो ऑप्शंस को, किसी चीज़ के दो ऑप्शंस को बताने के लिए करते हैं। नेक्स्ट जो हमने पेयर लिया है कोरिलेटिव कंजंक्शन का, वो है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का यूज़ कब किया जाता है वो समझते हैं। नाइदर नॉर इज़ यूज्ड इन द नेगेटिव सेंस व्हेन यू वांट टू से दैट टू और मोर थिंग्स आर नॉट ट्रू। नाइदर नॉर का यूज़ नेगेटिव सेंस में किया जाता है जब हम दो चीज़ों के लिए ये बताते हैं कि दोनों ही चीज़ें सही नहीं हैं, तब हम नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, ही लाइक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। वह ना तो चाय पसंद करता है ना कॉफ़ी पसंद करता है। मतलब दोनों ही चीज़ें सही नहीं है कि ना तो वो चाय पसंद करता है और ना ही कॉफ़ी पसंद करता है। तो यहाँ पर नेगेटिव वे में या नेगेटिव सेंस में हमने नाइदर नॉर का यूज़ किया है, और दो जो ऑप्शन है दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है, ये बताने के लिए हमने इसका यूज़ किया है। सेकंड एग्जांपल है जो है, नाइदर माय मदर नॉर माय फादर ईट नॉन वेज। ना मेरी माँ ना ही मेरे पिताजी नॉन वेज खाते हैं। यहाँ पर भी दो जो ऑप्शन है, दो चीज़ें हैं, दोनों ही सही नहीं है। बताया गया है कि ना तो मेरी माँ और ना ही मेरे पिताजी नॉन वेज खाते हैं। तो इसी तरह से नाइदर नॉर का यूज़ हम नेगेटिव सेंस में ये बताने के लिए करते हैं कि दो चीज़ों में से दोनों ही चीज़ें सही नहीं हैं। नेक्स्ट पेयर है कोरिलेटिव कंजंक्शन का, हार्डली व्हेन। हार्डली व्हेन इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट वन थिंग हैपेंड वेरी सून आफ्टर अनदर। हार्डली व्हेन का यूज़ तब किया जाता है जब हमें ये बताना होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के होने के तुरंत बाद बहुत ही जल्दी हो गई है। हार्डली व्हेन का यूज़ ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके, आई हैड हार्डली क्लोज्ड द डोर व्हेन समबडी नॉक्ड। मैंने दरवाज़ा बंद ही किया था कि जब किसी ने खटखटाया। मतलब यहाँ पर एक चीज़ हुई है कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया वैसे ही किसी ने खटखटाया, तो दरवाज़ा बंद होना एक काम हुआ, उसके बाद ही दूसरा जो काम हुआ है जो है किसी का खटखटाना। तो किसी का खटखटाना जो कि मेरे दरवाज़ा बंद करने के तुरंत ही बाद हो गया, इसलिए यहाँ पर हमने हार्डली व्हेन का यूज़ किया है। सेकंड एग्जांपल है, ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टॉप व्हेन द बस स्टार्टेड। वह स्टॉप पर पहुँचा ही था कि जब बस चालू हुई। मतलब वो जैसे ही पहुँचा वैसे ही तुरंत बाद ही बस स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर भी मेरे पहुँचने पर या मेरे पहुँचने के तुरंत बाद ही बस स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर भी एक काम दूसरे काम के तुरंत ही बाद हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने हार्डली व्हेन का यूज़ किया है। इसी तरह से हम हार्डली व्हेन का और सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेयर है कोरिलेटिव कंजंक्शन का, नो सूनर देन। वी यूज़ नो सूनर देन इन द सिमिलर वे टू हार्डली व्हेन। जिस तरह से हम हार्डली व्हेन का यूज़ करते हैं, यानी कि जब एक काम होता है उसके तुरंत बाद ही जब दूसरा काम हो जाता है तब हम हार्डली व्हेन का यूज़ करते हैं, तो उसी तरह से हम नो सूनर देन का भी यूज़ करते हैं। उसी बिल्कुल सेंस में नो सूनर देन का भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू से दैट समथिंग हैपेंड एंड अनदर थिंग हैपेंड वेरी सून आफ्टरवर्ड्स। मतलब एक काम होने के तुरंत बाद जब कोई काम होता है तब हम वहाँ पर नो सूनर देन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, आई हैड नो सूनर फॉलन एस्लीप देन द नेबर्स डॉग स्टार्टेड बार्किंग। मैं सोया भी नहीं था कि पड़ोसी के कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। या मैं सोया ही था या लेट के सोने की कोशिश ही की थी मैंने, तभी कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। मतलब मैंने सोने की कोशिश की या मैं सोया ही था तभी दूसरा काम स्टार्ट हो गया, यानी कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया।
सेकंड एग्जाम्पल है ही हैड नो सूनर अराइव्ड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लीविंग। मतलब वह पहुंचा भी नहीं था कि उसने जाने की बात करनी शुरू कर दी। मतलब आया, वो पहुंचा कहीं पर और तुरंत ही उसने जाने की बात करनी शुरू कर दी। एक काम हुआ कि वो पहुंचा और तुरंत बाद ही दूसरा काम हुआ कि उसने जाने की बात करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से एक काम के होने के तुरंत बाद जब कोई काम होता है तो वहाँ पर हम नो सूनर देन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से और सेंटेंसेस में भी हम नो सूनर देन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर है कोरिलेटिव कंजंक्शन का, नॉट ओनली बट ऑल्सो। वी यूज़ इट व्हेन वी हैव टू थिंग्स एंड वी वांट टू गिव अ लिटिल एक्स्ट्रा एम्फेसिस टू द सेकंड थिंग। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई दो चीज़ें होती हैं और हम किसी एक चीज़ को कुछ ज़्यादा ही महत्व या थोड़ा ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके, दे नॉट ओनली हैव 2 हाउसेस इन लखनऊ बट ऑल्सो 1 इन मुंबई। उनके न केवल 2 घर लखनऊ में हैं बल्कि एक मुंबई में भी है। तो हम यहाँ पर दूसरी चीज़ जो कि मुंबई में भी उनका एक घर है उस पर थोड़ा ज़्यादा महत्व दे रहे हैं या उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर डाल रहे हैं कि उनके पास ना केवल लखनऊ में 2 घर हैं बल्कि मुंबई में भी एक घर है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल है, शी स्पीक्स इंग्लिश नॉट ओनली नेचुरली बट ऑल्सो फ्लुएंटली। वह ना केवल स्वाभाविक रूप से बल्कि धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोलती है। इसमें एक बात तो ये है कि वो स्वाभाविक रूप से इंग्लिश बोलती है बल्कि वो धारा प्रवाह या फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है। तो इस बात पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि वो धारा प्रवाह या फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है। इन दोनों ही सेंटेंसेस में जो सेकंड वाली बात है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दिया गया है या जोर दिया गया है। तो इसलिए हमने यहाँ पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ किया है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ हम किसी दो चीज़ों के बारे में जिसमें हम दूसरी चीज़ पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर डालते हैं वहाँ पर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेयर है वेदर और। वेदर और का यूज़ हम 2 तरह से करते हैं। फर्स्ट जो हम इसका यूज़ करते हैं वो है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ डाउट और चॉइस बिटवीन 2 पॉसिबिलिटीज़। मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ या 2 संभावनाओं में से दोनों में कन्फ्यूज़न होता है या डाउट होता है या हमें उन दोनों में से एक चीज़ चुननी होती है या एक चीज़ होनी होती है तो वहाँ पर हम वेदर और का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट वेदर टू वियर पिंक और येलो ड्रेस फॉर द पार्टी। मैं असमंजस में हूँ कि पार्टी के लिए गुलाबी ड्रेस पहनूँ या पीली। तो यहाँ पर 2 ड्रेस की पॉसिबिलिटी है कि या तो गुलाबी पहनूँ या पीली पहनूँ। तो यहाँ पर डाउट है या कन्फ्यूज़न है या फिर चॉइस है कि या तो ये पहन लूँ या ये पहन लूँ, लेकिन कन्फ्यूज़न है कि समझ में नहीं आ रहा है कि गुलाबी पहनूँ या पीली पहनूँ। तो वहाँ पर वेदर और का यूज़ किया गया है। सेकंड जिस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं वेदर और का वो है इट इज़ यूज्ड टू शो दैट समथिंग इज़ ट्रू इन ईदर ऑफ 2 केसेस। मतलब इसका यूज़ हम वहाँ पर भी कर सकते हैं जहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 2 सिचुएशन या 2 केसेस में से कोई सा भी केस हो या कोई भी सिचुएशन हो, वो चीज़ वैसी ही सेम रहने वाली है। तो वहाँ पर भी हम वेदर और का यूज़ कर सकते हैं। इस बात को आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम गोइंग वेदर यू लाइक इट और नॉट। मैं जा रहा हूँ चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। मतलब 2 सिचुएशन है, चाहे तुम पसंद करो या ना करो मैं जा रहा हूँ। मेरा जाना तो पक्का है, तय है, चाहे तुम इस बात को पसंद करो या ना करो। तो दोनों ही केसेस में चाहे तुम पसंद करो या ना करो मेरा जाना तय है। तो इस तरह से भी हम वेदर और का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर है द मो। इट इज़ यूज्ड फॉर सेइंग दैट व्हेन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी फीलिंग एटसेट्रा इंक्रीजेज इट causes something else to increase at the same time। मतलब एक एक्टिविटी या एक फीलिंग जब बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली उसी टाइम पर बढ़ेगी। इस बात को व्यक्त करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम द मो का यूज़ करते हैं। मो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आ साइलेंट रहता है। चलिए एग्जाम्पल्स से भी इसे समझते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर फ्लुएंटली यू विल स्पीक इंग्लिश।
जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा धारा प्रवाह अंग्रेज़ी आप बोलेंगे। तो मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आपकी बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा फ्लुएंटली आपकी इंग्लिश बोलना भी इंक्रीज़ होगा या बढ़ेगा। तो एक चीज़ बढ़ने पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ बढ़ रही है, इसलिए हमने द मो का यूज़ किया है। सेकंड एग्जांपल है द मो ही फ्लैटर्ड हिज बॉस द मो इंसेंटिव ही गॉट। जितनी ज़्यादा उसने अपने बॉस की चापलूसी की उतना ज़्यादा उसे इंसेंटिव मिला। मतलब चापलूसी ज़्यादा हुई तो इंसेंटिव भी ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर चापलूसी इंक्रीज़ हुई तो इंसेंटिव भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हुआ। तो इस तरह से हम द मो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेयर है द मो द लेस। इट इज़ यूज्ड फॉर सेइंग दैट व्हेन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी फीलिंग एटसेट्रा इंक्रीजेज इट कॉजेज समथिंग एल्स टू डिक्रीज एट द सेम टाइम। यहाँ पर जब कोई एक चीज़ बढ़ती है या इंक्रीज़ होती है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। द मो में था कि एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी, लेकिन द मो द लेस का मतलब होता है कि जब एक चीज़ इंक्रीज़ होगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। ये द मो का एंटोनिम भी हो सकता है, एंटोनिम भी हम इसको बोल सकते हैं कि ये द मो का एंटोनिम है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यू ईट द लेस चांस यू हैव ऑफ गेटिंग इल। जितनी ज़्यादा फल और सब्जियां आप खाएंगे आपके बीमार होने की संभावना उतनी कम होगी। यहाँ पर सब्जियां और फल खाना इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमारे बीमार होने की जो पॉसिबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि कम हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है द मोर आई वरी द लेस आई स्लीप। जितनी ज़्यादा मैं चिंता करती हूँ उतना कम मैं सोती हूँ। मतलब चिंता करना इंक्रीज़ हो रहा है और नींद जो है या सोना जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से हम द मोर द लेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेयर है सच दैट। इट इज़ यूज्ड टू गिव रीज़न ऑफ समथिंग। इसका यूज़ हम किसी चीज़ का कारण बताने के लिए या किसी चीज़ का रीज़न देने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ही एस्क्ड सच अ फूलिश क्वेश्चन दैट एवरीबडी लाफ्ड एट हिम। उसने इतना मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा कि सब उस पर हंसे। तो इस बात का यहाँ पर रीज़न बताया जा रहा है कि सब उस पर क्यों हंसे। उसने फूलिश क्वेश्चन पूछा इसलिए सब उस पर हंसे, तो यहाँ पर रीज़न बताया जा रहा है। सेकंड एग्जाम्पल है शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दैट एवरीवन प्रेजेज हर। वह इतनी सुंदर अभिनेत्री है कि सब उसकी तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ पर उसकी तारीफ़ करने का रीज़न बताया जा रहा है कि वह इतनी सुंदर है इसलिए सब उसकी तारीफ़ करते हैं। तो इस तरह से सच दैट का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ का रीज़न बताने के लिए। आई होप कि अब आपको इन कोरिलेटिव कंजंक्शन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। जल्दी ही लेकर आती हूँ एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए यूज़फुल रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।